वेलकम बैक अगेन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नबार्ड ग्रेडेड 2026 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल दोज हु हैव स्टार्टेड अर्ली या ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू क्रैक नबार्ड ग्रेडेड 2026, तो वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 120 डेज स्टडी प्लान एंड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। नॉट ओनली मेरिट सेक्शन, नॉट ओनली नॉन मेरिट सेक्शन, आंसर राइटिंग के लिए भी टाइम बताऊंगा आपको, करंट अफेयर्स के लिए भी टाइम बताऊंगा। हर चीज को कवर करके भी आप जो है 4 से 5 महीने में पूरा का पूरा फुल्ली रेडी हो सकते हो। ओके, सो वॉच दिस वीडियो इफ यू हैव डिजायर टू क्लियर दिस एग्जाम, या आप चाहते हो इस एग्जाम क्लियर करना बट यू आर नॉट श्योर कि कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, क्या पढ़ें, क्या क्या चीज सिलेबस में है, डिफिकल्टी क्या रहती है, ओके, किस लेवल तक पढ़ें। सो ऑल सच क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ओके, एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि चूंकि मान लो ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और ये बाद में भी देखा जाएगा, मैं जो यहाँ प्लान दिखाऊंगा, जो एक्सेल सीट मैंने शेयर किया है, शेयर करूंगा फॉर 120 डेज, वो आपको फरवरी से स्टार्ट हो रही है। बट इफ समवन इज वाचिंग दिस वीडियो इन मार्च और मे बी इन अप्रैल, तो आप इसको रीमोडिफाई कर सकते हो, कंसिडरिंग दैट योर एग्जाम हैपेंस इन सितंबर अक्टूबर इन जनरल केस। ओके, लास्ट ईयर 2025 में हालांकि क्या हुआ कि देयर फ्यू रीजन जिसके कारण से नोटिफिकेशन डिले हुआ और वो एग्जाम जो है दिसंबर जनवरी में कंडक्ट हुआ। ओके, बट ऐसा हर साल नहीं होता है, तो हम लोग मान कर चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आइडियल केस में एग्जाम हो जाती है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन प्रिपरेशन करना पड़ेगा आइडियल केस के लिए ही। अगर आप लकी रहे तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट स्टिल ओके, दैट्स हाउ दिस एग्जाम इज एंड दैट्स व्हेन द एग्जाम इज कंडक्टेड। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो गाइस डू लाइक, शेयर, और अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा आईडी है @askbrajesh। ओके, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह या उसके डिटेल्स वगैरह आपको डाल दूंगा। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। बिफोर मूविंग अहेड, आई वांट टू प्रमोट माय कोर्स अ बिट। प्रमोट क्या करूं कि आपको एक तरह से अवेयर कर दूं कि मैं भी आपको ये प्रोग्राम चला रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन परचेज माय कोर्स एंड यू कैन स्टडी अंडर माय गाइडेंस। इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या, ऑन व्हाट एक्सपीरियंस, ऑन व्हाट बेसिस आई एम टीचिंग। सो आई यूज्ड टू टीच ऑन an academy. I taught there for 2 to 3 years, but later I took a break for 2 years and then for my own preparation, but and I gave नबार्ड ग्रेड ए मेंस 3 टाइम्स। 2020 से लेकर 22 तक मैंने लगातार 3 बार जो है मेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, 20 से लेकर जो है 20, 21 और 22 तीनों साल मैंने मेंस दिया। 20 में मेरा मेंस नहीं निकला। 21 एंड 22, 21 में जब पैटर्न चेंज हुआ, व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ओके, तो यहाँ पर जो 150 मार्क्स का, तो मेरा पेपर जो है वहां पर मेंस क्लियर हुआ। एंड 2022 वहां पर भी इंटरव्यू दिया था, बट ड्यू टू फ्यू मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स के कारण इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स कम आ गए थे, तो उस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वंस अगेन आई गेव द इंटरव्यू इन 2022। दैट ईयर आई मेड फ्यू मिस्टेक्स, बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक्स था जो मैंने ऑब्जेक्टिव में कर दिया था, वो भी 2 मार्कर में इन 3 क्वेश्चन, सो विच कॉस्टेड मी अराउंड 7.5 मार्क्स, और मेरा सिलेक्शन 3.5 नंबर से नहीं हुआ था। तो दैट रीजन आई वाज आउट इन द नबार्ड ग्रेड इन माय लास्ट अटेम्प्ट। Based on age criteria, 2022 was my last attempt. I started teaching again in 2023, and 2026 would be my fourth year of teaching you. Okay, so I draw certain experiences, previous experiences के साथ साथ एग्जाम देने का experiences, and based on that I have started this particular course. तो अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन इनरोल इन माई प्रोग्राम। अंडर इट यू वुड बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स, मैगजीन्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास सपोर्ट्स, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स, जहां पर आपको हर चीज को कब बताया जाएगा कि कैसे आंसर्स लिखना होता है, कैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखनी होती है। A dedicated Telegram group would be provided where you can seek guidance or you can directly contact me on Telegram जब भी आपको रिक्वायर्ड होता है। सो इट्स अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम, अ वन ऑन वन प्रोग्राम, जहां पर जब भी आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग would be provided. Most coaching institutes they sell the course, but that hand holding is missing. आपको जब भी कोई रिक्वायर्ड होगा, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू, वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगा।
ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल। वीडियो के लिंक जो है आपको, ये कोर्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट बॉक्स ऑल्सो इट हैज बीन पिन्ड। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं कोर्स के। इसके अलावा भी ढेर वेरियस अदर फीचर्स टू जो कि हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑन टेलीग्राम। देयर आर ऑलरेडी 14.5 थाउजेंड पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन। ओके, तो ये यहाँ पर जो है मैंने इस साल के 2026 के लिए जो सिलेबस सिंप्लीफाइड गाइड बुक आती है, इट इज वन ऑफ द माई पॉपुलर गाइड बुक, जिसमें हर चीज को, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस, किस तरह से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ओके, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, कौन से बुक्स रेफर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सिलेबस कंपेडियम। सो ये ऑलरेडी पिन किया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से डायरेक्टली जाकर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि सेबी वाला, नाबार्ड का, आईआरडीए, सॉरी आरबीआई वाला भी अवेलेबल है। कुछ दिन में आईआरडीए वाला भी मैं डाल दूंगा। जो सेबी वाला है उसमें तीनों एग्जाम को कवर किया, और ये कंपेरेटिव एनालिसिस है कि कैसे बाय जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी यू कैन ऑल्सो टारगेट आईएफएससी एंड पीएफआरडीए एग्जाम। ओके, क्वांट एंड रीजनिंग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कहाँ से करेंगे कवर, तो वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो वो भी यहाँ पर आपको कवर किया हुआ है। तो हर चीज यहाँ पर दी हुई टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली जाकर एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स फ्रीली देयर, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट गाइड बुक आपको अवेलेबल है। दूसरा एक चीज आपको ये है कि देखो, मैं मल्टीपल वीडियोज बनाता हूँ, और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा पर्पस ये रहता है कि जितना डिटेल हो जाए। आई डोंट केयर अबाउट द कि हाँ भाई छोटा वीडियो। जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पर अगर आप लेस देन 30 मिनट का या 15 to 20 मिनट का वीडियो बनाते हो, तो बेस्ड ऑन वॉच टाइम यूट्यूब प्रमोट्स इट मोर हायर। और इसीलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कोचिंग जो आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाती है, ताकि उसको व्यू ज्यादा, अगर वॉच टाइम ज्यादा रहेगा उसको व्यू ज्यादा मिलेगा, तो वो ज्यादा आपको रैंक ऊपर आएगा और उससे पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलेगी वीडियो की। बट वो चीज मेरा जो एक प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी रहता है। आई ट्राई टू प्रोवाइड व्हेन एवर आई मेक एनी वीडियो, तो मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको सब कुछ उसी में बता दिया जाए, रेदर देन कि आप मल्टीपल वीडियोज को सर्च करो, उसको बार बार एक ही चीज के लिए आप जो है, एक ही चीज को देखने के लिए आप मल्टीपल वीडियोज पर जाओ। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ 120, सॉरी 1 hour 26 मिनट, 1.5 घंटे का वीडियो है। आप उससे पहले जो मेरा लास्ट ईयर का नवाड सिंप्लीफाइड था वो 51 मिनट का था। जो लास्ट ईयर का एक और वीडियो था फेज वन के लिए, वो 1 घंटे का वीडियो है। बुक्स वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, तो कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, उसका कौन कौन सा चैप्टर्स है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दो ऐसा नहीं कि 2025 वाला वीडियो जो है 2026 में काम नहीं आएगा, कुछ भी बदला नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है। सो इट इज यूजफुल अगेन। तो आप जो इसको रेफर कर सकते हो। ये वीडियोज आप जरूर देखें, ये 5 से 6 वीडियोज अगर आप देखोगे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी नबार्ड के लिए। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग दिस सिलेबस सिंप्लीफाइड। तो उसके अलावा आपको नबार्ड के लिए कुछ खास ज्यादा पढ़ना नहीं है। उसके बाद आपको सिलेबस जो स्टडी मटेरियल से उस पर फोकस कर रहे हैं, rather than कि हाँ भाई गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर हाउ विच बुक टू फॉलो, ये सब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलो, ये तो सबको पता है, लेकिन चूंकि जो लोग बिगिनर्स हैं, दोज हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, तो उनको बता दूं कि नाबार्ड का जो फेज वन का सिलेबस है, यहाँ पर जो एग्जाम का प्रोसेस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फेज वन एग्जाम, फेज टू एग्जाम एंड फेज थ्री एग्जाम। फेज वन एग्जाम क्या आता है? इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इट्स जस्ट टू सिट इनटू फेज टू एग्जाम। आपको फेज वन क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो फेज वन में आप मार्क्स स्कोर करते हो, ये आपके मेरिट डिसाइड नहीं करता, ये मेरिट में इसका यूज नहीं किया जाता है। ओके, आपका मेरिट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन योर स्कोर इन फेज टू एंड फेज थ्री। फेज टू प्लस फेज थ्री के मार्क्स से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फेज टू कितने का होता है? फेज टू इज ऑफ 200 मार्क्स, एंड फेज थ्री कितने का होता है? ये इंटरव्यू स्टेज होता है फेज थ्री। ओके, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है और ये 50 मार्क्स का होता है। सो अराउंड 200 + 50 आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इट वुड बी बेस्ड ऑन 250 मार्क्स। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं फेज वन का, आप फेज टू में तभी एग्जाम में बैठ पाओगे जब आप फेज वन क्लियर करोगे। एंड इन द फेज वन एग्जाम यू हैव दिस 8 सब्जेक्ट्स। ओके, ये 8 पेपर होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, 120 मिनट का पेपर होगा। इसमें कुछ सेक्शन जो है वो मेरिट है और कुछ नॉन मेरिट है।
जो मेरिट है, मेरिट कहने का मतलब है कि जो कट ऑफ डिसाइड होगा फेज 2 के लिए, जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो फेज 1 का, वो इन्हीं सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। रिमेनिंग में आपको बस सेक्शनल क्वालिफाई करना है। ओके, तो कौन कौन से मेरिट्स हैं? मेरिट ये बस 3 सब्जेक्ट है: जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। जीए के आपको 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए। ईएसआई के आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चंस अगेन 40 मार्क्स होंगे। राइट, तो इस तरह से आपका ये जो 100 मार्क्स है, इसी 100 मार्क्स में आपका कट ऑफ रेडी होगा फेज 1 का, और उसमें से आपको उसी को आपको क्लियर करना है। जैसे कि मान लो 2024 में कट ऑफ अराउंड यूआर कैटेगरी के लिए 47 मार्क्स था, हालांकि 2025 में कट ऑफ ज्यादा गया, अभी आया नहीं है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। जब फाइनल रिजल्ट आया था उसके 15 दिन के बाद ही जो है सारे के सारे कट ऑफ नाबार्ड अपने वेबसाइट पर अपलोड करता है, तो उसके बाद ही हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन जो हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस, जो स्टूडेंट्स जिस तरह से सेलेक्ट हुए फेज 2 के लिए, उससे हम लोगों को ये रफ आइडिया है कि 50 प्लस या 52 53 से ज्यादा ही कट ऑफ जो है वो आपको फेज 1 में इस बार गया है। ओके, इस बार वैकेंसी कितनी थी? जनरलिस्ट के लिए 48 वैकेंसी थी। लास्ट ईयर 50 वैकेंसी था जनरलिस्ट के लिए। नबार्ड जब अपने रिक्रूटमेंट करता है तो इसमें ढेर सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है, अप्रोक्स आपको 100 प्लस वैकेंसी होती है। बट अदर पोस्ट में जैसे कि कंप्यूटर, फाइनेंस, या आपको फिशरीज, एग्रीकल्चर के ढेर सारे पोस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट कैडर के ढेर सारे पोस्ट होते हैं आरडी बेस के अंदर में, राजभाषा के लिए पोस्ट होते हैं, तो उसमें हालांकि कम कम पोस्ट होते हैं, 2 4 10 12 ऐसे करके पोस्ट होते हैं। मैक्सिमम पोस्ट जो होता है वो 3 वैकेंसीज के लिए होता है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा आपको जनरलिस्ट के लिए होता है। जनरलिस्ट में सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, ऑल द ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर जनरलिस्ट। कोई एग्रीकल्चर का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, सारे जनरलिस्ट में सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। दूसरा है कंप्यूटर एंड आईटी वाला पोस्ट, सेकेंड नंबर पर उसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। थर्ड नंबर पर है फाइनेंस। ओके, उसके अलावा जो वैकेंसी 6 7 और वैकेंसी जो पोस्ट होते हैं, वैकेंसी नहीं पोस्ट हम लोग बोल सकते हैं, 6 7 जो और पोस्ट होती है उसमें वही 4 6 8 10 इस तरह से वैकेंसी होती है। क्लियर? तो अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आपका टारगेट क्या है? सभी लोग मैक्सिमम टारगेट करते हैं इसी 48। अब नेक्स्ट ईयर ज्यादा वैकेंसी हो सकती है, लेकिन 2025 में 48 था, 2024 में 50 वैकेंसी था। ओके, जनरलिस्ट के लिए। उससे पहले तो ज्यादा आती थी, लेकिन आजकल 2 साल से वैकेंसी काफी कम हो गई है, 2 3 साल से। ओके, तो यही हम लोग ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए क्या होता है कि ये 100 मार्क्स जो है, ये तीनों सब्जेक्ट का 100 मार्क्स, इसी में से आपको कट ऑफ बनेगा। ओके, लेट सपोज का आपका कट ऑफ जो है 53 मार्क्स रहता है, तो ये 53 यूआर कैटेगरी के लिए, तो आपको ये 53 मार्क्स इसी 100 में से लाने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल होता है, इससे ज्यादा आपको लाना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएंगे। और उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स के, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, ओके, ये जितने सब्जेक्ट हैं इसके आपको सेक्शनल भी क्लियर करने पड़ेंगे। ओवरऑल किसके क्लियर करने हैं? बस ये 3 के। बट सेक्शनल कट ऑफ जो होता है हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी के लिए 4.5 मार्क्स या 5 मार्क्स आपका कट ऑफ रहेगा आउट ऑफ 20 मार्क्स, तो वो भी क्लियर करना है आपको। इंग्लिश के लिए अराउंड जो 12 मार्क्स, आपको 12 to 13 मार्क्स आपका सेक्शनल रहता है, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा। उसके अलावा ये 3 सब्जेक्ट से ओवरऑल लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फेज 1 में सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं 2025 के बेसिस पर, तो रीजनिंग एबिलिटी था ये मॉडरेट था, खास करके कह सकते हैं लेंदी था पेपर, डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेंदी रहता है। क्योंकि यहाँ पर 120 मिनट ही है और 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो आप समझ लो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का, और सबके लिए सेक्शनल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू ओवर ईयर। ओके, लोगों को दिक्कत क्या आती है कि लोग 2 3 सेक्शन जो मेरिट सेक्शन में वो ज्यादा टाइम कमिट कर देते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि बाद में आपको जो रिमेनिंग सेक्शंस होता है उसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं बच पाता, या उस तरह से वो मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैवंट प्रैक्टिस उस तरह से, अपने मॉक वगैरह नहीं दिया होगा, जो भी गलती होती है। इवन देने के बाद भी जो लोग गलती कर देते हैं कि मान लो लास्ट में किसी एक सेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचता है, और उस कारण से क्या होता है कि यू फेल द सेक्शनल कट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको दोनों चीज क्लियर करना है, सेक्शनल भी करना है और ओवरऑल भी क्लियर करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि ये पूरा पैटर्न जो है आसान दिखता है बट है नहीं। अगर आप समझ गए क्या करना है, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। क्लियर? तो आप डिफिकल्टी लेवल भी देख सकते हो कि इस साल किस तरह से पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, 20 क्वेश्चन रहते हैं, मॉडरेट लेवल था। यहाँ पर आपको जो है 3 WNS का मतलब है रॉन्ग नंबर सीरीज।
Okay, 3 quadratic equation questions were there, 9 arithmetic questions were there, and there were 1 DI. तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर 5 मार्क्स स्कोर करना है तो आप कैसे करोगे, क्या क्या सेक्शन है। तो अगर मान लो किसी ने रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक बना लिए होते 6 क्वेश्चन को तो ही बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप रॉन्ग नंबर सीरीज का लॉजिक वहां पर नहीं मिला तो आपको 1-2 अरिथमेटिक भी बनाना पड़ सकता है या DI आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो चीजें आपको आनी चाहिए, जरूरी नहीं कि अगले साल में यही चीज रहे। हालांकि यही टॉपिक्स रहते हैं, बट इसी में से थोड़ा बहुत इधर उधर मिला जुला के आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो दैट्स द एग्जाम पैटर्न। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपका सिलेक्शन कहाँ पर होगा, इसमें से होगा। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी है, जो ये पेपर जो फेज 2 है, इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जिसको हम लोग DE लिख देते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। और ये जो है ये आपका आपका सब्जेक्ट मैटर है, ESI एंड ARD पर बेस्ड ये पेपर होता है, ESI एंड ARD। हालांकि ARD ज्यादा रहता है, लेकिन नाम जो इस पेपर का वो यही है, ESI एंड ARD कहलाता है। ओके, अब यहां पर देखो कि ये पेपर आपका कंप्लीट 100 मार्क्स का होता है। ये पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 2 भाग में क्वेश्चंस बटे होते हैं। 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव का होता है और 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव का होता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि यू हैव टू टाइप योर आंसर्स। ओके, आपको यहाँ पर जो है आंसर राइटिंग करने पड़ेंगे आपको ऑनलाइन टाइपिंग के माध्यम से। तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो 50 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ऑब्जेक्टिव से आते हैं। ओके, और 50 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव से आते हैं। आजकल जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा है, क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है ये अनएक्सपेक्टेड आ जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब कि इट हैज बिकम टफ नट टू क्रैक। ओके, जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं जनरली लोगों के 31 से लेकर अभी इस साल भी अगर मैं बात करूं, जितने भी मैंने पोल कंडक्ट किए हैं, अच्छे खासे लोगों के जो है मार्क्स, जिन लोगों ने अच्छा प्रिपरेशन किया था, दे आर गेटिंग 31 to 35 मार्क्स। काफी सारे लोगों का स्कोर तो 20 to 30 के बीच में है। ओके, तो ये चीज जो है डिफिकल्ट हो जा रही है। तो इसीलिए आज की डेट में मुझे लगता है कि ये जो रिमेनिंग आपको बच गया, जो राइटिंग वाला पार्ट है, इसलिए मैं पहले बोला था कि राइटिंग इंपॉर्टेंट है, कि जो 150 मार्क्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोज हु मैनेज दिस 150 मार्क्स वेल, दे हैव हायर चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, दे हैव द हायर चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि राइटिंग इज वन पर्टिकुलर स्किल, आर्टिकुलेशन इज वन पर्टिकुलर स्किल, जो कि आपको सीखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बचपन से ये चीज आनी चाहिए। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप टेक्निक से कुछ चीजों को फॉलो करते हो, तो यू कैन लर्न दिस स्किल, यू कैन हैव दिस स्किल। ठीक है। एंड अनदर अनदर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट, कि जो इंटरव्यू होते हैं, आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपके प्रिपरेशन में तीनों स्टेज का आपको ध्यान रखना चाहिए। कि डे 1 से आपको फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों के बारे में सोचना चाहिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, फेज 1 को करते हैं, फेज 2 को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। लेकिन नहीं, आपको तीनों स्टेज को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको डे 1 से अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पर भी फोकस करनी चाहिए। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहां पर नबार्ड का DAF बायोडाटा होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू स्टेज से पहले आपको एक डेफ सबमिट करनी होती है, बायोडाटा सबमिट करनी होती है, जो कुछ सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। आप उसको डे 1 को डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, और उसमें अभी से सोचो कि अगर आपका फेज 2 होता है, और होना भी चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू हैव स्टार्टेड अर्ली, इट मीन्स यू वांटेड टू क्लियर दिस एग्जाम। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको इंटरव्यू स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप जो है उस डैप में देखो कि क्या क्या चीज फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीज फिल करना है, तो उसके लिए अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो डे 1 से आपको तीनों चीजों को करनी पड़ेंगी। ओके, ये बात ध्यान रहे। काफी सारे लोग यहाँ पर ये चीज गलती करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया तो मेंस क्लियर नहीं होता है, मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू नहीं हो गया, तो 2-3 साल का प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको नहीं करनी है, आपको एक ही बार में क्लियर करना है, तो आपको सब कुछ को साथ लेकर चलना पड़ेगा और अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ए प्रिपरेशन फ्रेमवर्क, कि क्या अगर कोई एक बिगिनर है या किसी अलग अलग तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम को टारगेट करके, मान लो कोई एक्सपीरियंस्ड है जिसने ऑलरेडी इस एग्जाम को लास्ट ईयर दिया था, प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस लिख रहा है, या प्रीलिम्स नहीं निकला हालांकि तैयारी किया था, तो
अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और सबके लिए एक अप्रोच नहीं होती है, ऑल द पीपल हैव डिफरेंट अप्रोच। ओके, तो सबसे पहला लेकिन स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन यही है किसी भी एग्जाम का, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। ओके, कि आप इस एग्जाम को समझो, लर्न द कंप्लीट एग्जाम प्रोसेस, फेज वन फेज टू इंटरव्यू, कट ऑफ किस तरह से वेरी किया है, एग्जाम का लेवल क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि क्वांट में क्या क्या पूछा गया था, आपको दिखा है ना यहाँ पर क्वांट में क्या क्या पूछा गया था। तो आप पिछले 4 सालों में देखो कि क्या क्या क्वांट में पूछा गया है, क्वांट के कितना सेक्शनल कट ऑफ रहा है हर साल। अगर मुझे सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करने हैं इन सब्जेक्ट्स के, तो कितना सेक्शनल कट ऑफ रहा है पिछले 4 साल में। और जैसे कि मैंने वीडियो रिकमेंड किया था, इन सभी वीडियोज में ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ये जो नबार्ड सिंप्लीफाइड पीडीएफ है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको गूगल पर सर्च करना है कट ऑफ क्या है पिछले 4 साल का। नो, वी हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर यू। इस सिंप्लीफाइड पीडीएफ में वो चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ओके, तो आप एनालाइज करो कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे पिछले 4 साल में, रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, सो गेटिंग द क्वेश्चंस आउट ऑफ एग्जाम इज नॉट पॉसिबल। दो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के काफी सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाहर आती है कि अगर मान लो आपको 10 क्वेश्चन आपको याद है, और भी तो हम लोग जब एग्जाम खत्म होता है तो हम लोग कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग एग्जाम देते हैं, तो वो जिनके पास मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहता है, जो भी याद रहा है तो दे कैन रिकॉल, तो उस पर आपको क्वेश्चंस आता है। इसीलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा आपको ये भी ध्यान रखना होता है, खास करके ईएसआई वगैरह में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस का लेंथ डिफरेंट हो सकता है, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर जान के ऑप्शंस में सारा खेल करता है। आज की डेट में ये काफी नॉन प्रैक्टिस है कि भले ही क्वेश्चंस आपको आसान लगे, लेकिन ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, ऑप्शंस को डिफिकल्ट किया जाता है, ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं। तो मेरे जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखो, जब पीवाईक्यू देखो, तो क्वेश्चंस का ये मत समझना कि हाँ भाई क्वेश्चंस इजी तो लग रहा है, इजी ही होगा। नो, देयर कुड बी रीजन कि भाई उसका ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग होगा। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि इट्स अ मेमोरी बेस्ड पेपर, नॉट द पीवाईक्यू, ऑफिशियल पीवाईक्यू जो नाबार्ड ने शेयर किया। हालांकि इस साल से चूंकि लास्ट ईयर जो डीएफएस की मीटिंग हुई, अब ये हो गया है कि इस साल से आईबीपीएस के एग्जाम में भी आपको आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम लोगों को अब क्वेश्चंस दिखने लगेंगे, आंसर की के साथ साथ क्वेश्चंस और आंसर की दोनों आता है, जैसे कि एसएससी में होता है, सीजीएल वगैरह में होते हैं। तो ये चीज इस साल से बैंक एग्जाम में भी लागू होगा। हालांकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आरबीआई नाबार्ड के एग्जाम में भी लागू होगा या नहीं। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वी वुड बी एबल टू सी आवर क्वेश्चंस, क्या हमने आंसर मार किया, क्या कुछ किया। ये चीज इस साल से लागू होगा और 2026 के एग्जाम से ही बैंक एग्जाम में, एबीपीएस के एग्जाम में और एसबीआई के एग्जाम में लागू होंगे। मतलब एबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एबीपीएस क्लर्क, एबीपीएस एसबीआई क्लर्क, और जो आरआरबी पीओ क्लर्क वगैरह होते हैं, ये 6-7 एग्जाम में तो कंफर्म है कि लागू होगा ही होगा। अब आरबीआई और नाबार्ड के एग्जाम में लागू होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। ओके, ये चीज ध्यान रहे कि इस साल मिलेगा, लेकिन अभी तक जो पेपर थे वो पीवाईक्यूज है, मेमोरी बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, लर्न द होल प्रोसेस, ये सारी चीज को समझना है। गो थ्रू द लेटेस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उससे आप समझो कि टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए हैं। टॉपिक्स समझना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता है। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस और नोट इट डाउन टू अवॉइड रैंडम प्रिपरेशन। आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उसको ध्यान रखना है कि भाई यही चीज मेरे लिए जो है, और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर से पूछा कुछ अलग पूछा जा रहा है। नो, क्वेश्चंस आपको सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द सेकेंड थिंग इज, अब यहाँ पर कैटेगरी है कि इफ यू आर अ बिगनर, और बिगनर में भी अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि दोज हु आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो ये मैंने नोटिस किया है कि दे आर नॉट वेरी गुड इन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। इफ यू हैवंट प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो ऐसे केस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में दे आर जनरली नॉट वेरी गुड, दे आर वीक। तो ऐसे स्टूडेंट्स के, बट दे आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स। ओके, तो ऐसे केस में आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो एग्रीकल्चर, चूंकि आपको ऑलरेडी एक तरह से आता ही है, अपने अपने बीएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी एग्रीकल्चर में वो चीजों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यू शुड स्टार्ट विथ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर यू वुड फील मेजर डिफिकल्टी। तो पहले जो चीजें आप अर्ली अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो चीज में आप वीक हो उसको पहले कर लेने का, रेदर देन कि जो ऑलरेडी आता है उसी को बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे हैं। तो ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इफ यू कम इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तो आपको जो है आपका टारगेट ये होना चाहिए। ओके,
नो देयर इज अनदर बिगनर, लेकिन इसमें दो कैटेगरी यहाँ पर बनते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। एक कैटेगरी क्या है कि आप नॉन बिगनर हो, आप पहली बार नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम 2026 में देने वाले हो, बट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, यू हैव गिवन आईबीपीएस पीओ और बैंक पीओ एग्जाम्स। तो ऐसे केस में क्या है कि आपका ये क्यूआरई पोर्शन ऑलरेडी डन है, कंप्यूटर आपका ऑलरेडी डन है। ओके, तो ऐसे केस में यू कैन डायरेक्टली जंप टू एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर वाला पर फोकस करो, ईएसआई वगैरह पर फोकस करो, आंसर राइटिंग पर फोकस करो। आपको ये फिर से नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत आप जो है क्विज वगैरह लगाओ, मॉक वगैरह देते रहो, सेक्शनल टेस्ट देते रहो, तो आपका काम हो जाएगा। यू डोंट नीड टू पुट स्पेशल अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। किसके लिए मैंने बोला कि दोज हु हैव डन द बैंक एग्जाम प्रिपरेशन इन द पास्ट, नॉन एग्रीकल्चर लेकिन बैंक एग्जाम किए हुए। अब दूसरा कैटेगरी क्या है कि वैसे स्टूडेंट दोज हु आर टारगेटिंग 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दे हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर, दे आर कमिंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड or they haven't prepared for the any banking exams, so they neither have agriculture fundamentals nor banking exam QRE। तो आप दोनों चीज आपका लो, ना तो आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अच्छा है और ना ही आपने क्यूआरई कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चीज को जो है साइमल्टेनियसली लेकर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, यू वुड नीड टू पुट मोर एफर्ट। आपके लिए 5 घंटे से काम नहीं होने वाला है, 4 to 5 आवर में आपका काम नहीं होगा, ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। यू विल हैव टू पुट 6 to 7 आवर में भी मोर, क्योंकि आपको सब कुछ करना पड़ेगा ना, आपको क्यूआरई पहले सीखना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो आप मेरा जो प्लान है उसको मॉडिफाई करो, उसको थोड़ा सा आप ज्यादा उसमें टाइम इंक्रीज करके चीजों को दो, और फिर प्लान का फॉर्मा वही होगा, शेड्यूल वही होगा, लेकिन उसमें एडिशनल टाइम आपको कमिट करना पड़ेगा। ओके, ऑन अ डेली बेसिस, तभी जाकर आपका ये चीज कंप्लीट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसके हिसाब से। अब एक चौथा कैटेगरी क्या है, चौथा कैटेगरी है जो एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स है, जिसने ऑलरेडी इस बार जो है प्रिपरेशन करके नाबार्ड का प्रीलिम्स दिया था, या वो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से किसी सेक्शन में रह गया, फिर भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना है। बार बार अगर स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो सब दिन एक ही लूप में पड़े रहोगे, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे। तो यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। Analyze previous attempts, identify mistakes and weak areas, understand what went wrong this particular in last attempt, okay, and restart preparation from those gaps। कि जो भी आपको समझ में, जो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल होती है कि हाँ भाई यहाँ पर गलती रह गई, या लास्ट ईयर में ये नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, किसी ने मान लो लेट से स्टार्ट किया होगा, तो उसको टाइम कम था इसलिए उसने सब कुछ को डिटेल में नहीं किया था। तो ये चीज समझना जरूरी है कि गैप क्या है। ओके, किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या क्या कमी रह गई, तो उस पर वर्क करो। या लास्ट ईयर जो चीज आप अच्छे से नहीं कर पाए थे, जो सेक्शंस को आप अच्छे से नहीं कर पाए थे, उसको करो, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं मेनली यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। तो सभी को समझना पड़ेगा कि इन विच कैटेगरी दे कम इनटू, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर 4, कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कौन से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, उसी हिसाब से जाना है। अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज तो होता ही होता है। ओके, सो स्टार्टिंग अर्ली हेल्प्स कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। लाइक इन 2025 स्टूडेंट गॉट एडिशनल टाइम क्योंकि एग्जाम डिले हो गया। ओके, बट जरूरी नहीं कि हर साल यही एडिशनल मिलेगा। मैंने पहले ही बोला कि आइडियल केस में सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है। अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसी टाइम के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन। एक्सेल सीट में शेयर करके दिखाता हूं ताकि आपको और भी आइडिया मिल जाए। तो ये जो एक्सेल सीट है, ये हालांकि मैं आपको अपलोड तो नहीं करूंगा सबके लिए। ओके, ये हालांकि जो मेरे कोर्स हैं, पेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां मैं अपलोड कर दूंगा। बाद बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वीडियो को पॉज करके इसको जो है अपने लिए आप प्लान रेडी कर सकते हो। ओके, तो इसमें यही प्लान है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 सीट्स हैं, पहला सीट है समरी, दूसरा सीट है चैप्टर्स, और तीसरा है 120 डेज स्टडी प्लान। ।
तो मैं इसको फुल स्क्रीन मोड में ले आता हूँ। तो हियर यू कैन सी कि डे वन जो है स्टार्ट हो रहा है कब से, 2 फरवरी से। ओके, तो सबसे पहले तो समरी देख लेते हैं और फिर उसके आगे जो है फिर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर 120 मिनट्स के टाइम दिए होते हैं, 120 मिनट्स आपके पास होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको खुद टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू, यू विल हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। तो ऐसे केस में वो टाइम मैनेज कैसे होगा, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी ये है कि आप जब प्रैक्टिस करो, जब आप एक तो मान लो तैयारी आपका जब सेक्शनल वगैरह देने लगोगे, तो आप पहले से ही कमिट कर लो कि इतना इतना टाइम मुझे इसी सेक्शन को देना है। और उसी का मैंने यहाँ पर टेबल बना रखा है कि आप देख सकते हो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, सबके मार्क्स हैं। इसके गुड अटेम्प्ट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं इतना। सॉरी, यहाँ पर मैंने अपडेट करना भूल गया कि अब आपका 21 मार्क्स में कुछ नहीं होगा। जिस तरह के पेपर आजकल हो रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये चीज जो है थोड़ा सा मैं अपडेट किया था, बट वो आई डिड नॉट सेव्ड कि इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ था। ओके, तो फिर से देखते हैं कि क्या है। तो आपको रीजनिंग में जो है इतना ज्यादा भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि फॉर अ सेफर साइड अगर आपका स्पीड अच्छा है, आप इतना भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वरना अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 7 to 8 से भी आपका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ 4.5 या 5 मार्क्स ही रहते हैं, उससे ज्यादा सेक्शनल जाता नहीं है। आपके 7 8 से भी हो सकते हैं। इंग्लिश में सेक्शनल ज्यादा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश में सेक्शनल अच्छा खासा जाता है। 13 मार्क्स भी गया हुआ है एक बार आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर, और इंग्लिश में एक्यूरेसी भी 100% नहीं होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 19 to 20 अटेम्प्ट करना चाहिए फॉर अ सेफर साइड। क्वांट में वंस अगेन 4.5 या 3.5 के लगभग सेक्शनल कटअप रहता है, तो यहाँ पर भी 7 to 8 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशियंट है, करने से आपका सिलेक्शन जो है सेक्शनल क्लियर हो जाता है। ओके, कंप्यूटर नॉलेज में वंस अगेन 5 मार्क्स के लगभग 5 to 6 मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो और एक्यूरेसी चूंकि 100% वंस अगेन कंप्यूटर में भी नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन के लगभग या 10 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, थोड़े सेफर साइड। डिसीजन मेकिंग में कटअप जो वही 2 to 3 मार्क्स रहता है आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो ऐसे केस में अगर आप चार को तीन चौया क्वेश्चन भी अगर एक्यूरेसी से कर लेते हो तो ठीक है। वरना अगर आप उतना ज्यादा कंफर्म नहीं हो 100% एक्यूरेट के लिए, तो 5 to 6 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, थोड़ा सेफर साइड। ओके, जनरल अवेयरनेस में जितना आता है सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरिट सेक्शन है। ये तीनों क्या है, ये तीनों मेरिट सेक्शन है। यहीं से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इस वाले सेक्शन में आपको जितना ज्यादा कर सकते हो, मैंने एक मिनिमम बता रखा है कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से कट ऑफ। हालांकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये तो एक लिमिट मैंने सेट कर दिया, बट जब 2024 में जनरल अवेयरनेस आया था तो 2024 में 2 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, 10 क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे। जब 2024 में जनरल अवेयरनेस हुआ था तो 2024 में ऐसा जनरल अवेयरनेस पूछा गया था कि 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं बने थे लोगों के। तो ऐसे केस में ये होता है, कई बार कभी कभी कुछ चीजें आपको अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सारे टारगेट्स तभी वर्क करेंगे जब आइडियल केस होगा। इफ द पेपर इज अनएक्सपेक्टेड या उस तरह के कुछ क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन भर दिए गए हैं, तो ये टारगेट्स आपको रीमोडिफाई करने होते हैं एग्जाम हॉल में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन जब 2025 में जनरल अवेयरनेस आया तो यहाँ पर अच्छा पेपर था, मतलब कॉमन पेपर था जिस तरह का नॉर्मल होता है। कुछ खास उसमें ज्यादा ना तो लेंदी क्वेश्चन था, ना ही ज्यादा वैसा अननोन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 to 12 तो आसानी से आप ला सकते थे 2025 के जनरल अवेयरनेस में। सो इट वेरीज डिफरेंट ईयर्स। आपको एग्जाम हॉल में समझना पड़ेगा कि पेपर का लेवल क्या है। ओके, हर जगह आइडियल केस नहीं रहता है, ये चीज ध्यान रहे। ओके, यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू और एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट में ये मार्क्स लाने पड़ेंगे। और चूंकि यही पेपर आपका जो है मेंस में भी है, आप इसको अच्छा अच्छा खासा कवर करो, अच्छे से डिटेल में पढ़ो, ताकि प्रीलिम्स में भी अच्छा मार्क्स मिले और मेंस में भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाए, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो हियर स्कोरिंग गुड मार्क्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, और इस तरह से आप टाइम इसमें कमिट कर सकते हो, अपने 120 मिनट को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। टॉपिक्स की बात करो तो इसी तरह से टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि क्वांट में आपका जो है एक डीआई रहता है, 4 से 5। इस बार जैसे लास्ट ईयर 2 डीआई था, इस साल एक ही डीआई था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सब के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, अरिथमेटिक का ये सब टॉपिक्स रहता है। आगे और भी आपको डिटेल में बताता हूँ पूरा टॉपिक का लिस्ट, लेकिन ये चीज ध्यान रहे। अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स का, तो ये पूरा सिलेबस है। सॉरी, एआरडी,
इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों तीन सब्जेक्ट इसी में है। कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग, तो हो गए ना आपके 8। ओके, दो, तीन, दो, 5, एक क्या छूट गया? ओके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं होता है। आपको आगे मैं बताऊंगा स्टडी प्लान में कि क्या क्या चीजें जनरल अवेयरनेस में कवर करनी है। ओके, तो एआरडी की अगर मैं बात करूं तो एआरडी में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एआरडी और इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस दिया हुआ है नबार्ड ने अपने नोटिफिकेशन में। ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो नॉन मेरिट सेक्शन है, क्यूआरई का सिलेबस, कंप्यूटर का और डिसीजन मेकिंग का, ये जो पिछले 3-4 साल से एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस यहाँ पर मैंने बताया। ओके, तो इसका सिलेबस ऑफिशियली आपको नबार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर मैं बात करूं एआरडी का, ये सारा चैप्टर्स है। ओके, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर एआरडी करंट अफेयर्स, एआरडी स्कीम्स ऑफ लास्ट 6 मंथ, एज वेल एज फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ एआरडी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स, पंचायती राज की स्कीम्स, एनिमल हस्बेंड्री के स्कीम्स। ओके, और कॉपरेटिव्स के स्कीम्स, ये 5-6 मिनिस्ट्रीज है, दीज आर एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, सिलेबस से रिलेटेड है। आप देखोगे तो सिलेबस में वो मिनिस्ट्रीज में सिलेबस में वो टॉपिक्स दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ भी है कि वो स्कीम्स उसके करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोलॉजी वाला, इसमें दिया हुआ होगा मिनिस्ट्री के, ये सब देख सकते हैं, कार्बन क्रेडिट, यूएनएफसीसी, सीओपी। उसके अलावा क्लाइमेट प्रोजेक्ट, फंडिंग मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ ये चीज कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्ट्री है, उसके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सारा का सारा आपको कवर करना चाहिए। उसके अलावा आपको करंट टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूनियन बजट में सीसीटीयू के बारे में बात हुई, कार्बन कैप्चर के स्कीम्स के बारे में बात हुई है। हालांकि प्रीवियसली भी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन इस साल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है सीसीटीयू। तो आपको क्या करना होगा, ये जो सीसीटीयू है इस पर आपको डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो जब डिस्क्रिप्टिव पूछता है तो डिस्क्रिप्टिव आपको या ईएसआई एआरडी में दोनों तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिक से भी रहते हैं और करंट से भी रहते हैं। ओके, इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सभी कवर करना था, और जो जनरल करंट अफेयर होते हैं, पीआईबी के प्रोग्राम्स होते हैं, वो सभी आपको कवर करने होते हैं। तो यही है, एआरडी स्कीम्स के अलावा फ्लैगशिप स्कीम भी आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके अलावा सेंसस है। ओके, सेंसस आपको 2011 का है, नया वाला अगर आ गया तो ठीक है, 2011 का ही करना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, ये 5 सेंसस आपको कवर करने पड़ेंगे। ये पुराने वाले ही कवर करने होते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है इससे। एनुअल रिपोर्ट्स ये कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, हालांकि अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटबुक एलएम करके एक गूगल का जो है, नोटबुक एलएम करके गूगल का आपको एआई है। ओके, नोटबुक एलएम करके गूगल का एआई है, उसमें आप क्या करोगे, जाओगे उस नोटबुक एलएम पर, ये पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें अपलोड करना, और उसमें समरी वगैरह मांगना स्टार्ट कर देना। मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह आप पूछोगे, इस चैप्टर का बताओ, इस चैप्टर का समरी बताओ, इस चैप्टर का समरी बताओ, तो आधे घंटे में आपको पूरा नोट्स रेडी हो जाएगा। उसमें ऑप्शंस ये भी है कि आप जो है माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो, चार्ट रेडी कर सकते हो, वहां पर सारे ऑप्शंस आते हैं कंटेंट के। तो आप वो चीज करवा सकते हो और उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। आप डिफरेंट अदर चीज के लिए भी नोटबुक एलएम का इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ गुड एआई टूल फॉर पीडीएफ रीडिंग, ये चीज आपके लिए काफी आसान कर देता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा लेटेस्ट यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। देन देर आर फ्यू डाटा सेंट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपको माइक्रो इरिगेशन सेंसस होता है, एमएसपी का डाटा आता है, सरकार 2 बार एमएसपी जो है जारी करती है, डाटा एमएसपी के लिए जो है फिक्स करती है। प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसका डाटा जो है 3 बार आता है आपको हर साल। तो आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, साथ ही साथ स्टेट वाइज आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेट जो है कौन सा फ्रूट्स एंड क्रॉप्स में
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, किसका पर एरिया के अनुसार किसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा है। ये सब भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईएसआई के अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो ईएसआई करंट अफेयर्स में आपको पीआईबी से ही कवर हो जाता है। ओके। उसके अलावा रिपोर्ट्स में वंस अगेन इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, सेंसस वगैरह जो वहां पर था वही चीज है। डाटा बाय इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे नीति आयोग, आरबीआई, नबार्ड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, ईटीसी के लेटेस्ट वर्जन के आपको रिपोर्ट चाहिए। और रिपोर्ट्स आपको यूनाइटेड नेशंस के भी रिपोर्ट कवर करने पड़ेंगे, एफएओ के रिपोर्ट कवर करने पड़ेंगे। कोई भी आपको एग्रीकल्चर से के इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू जो आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है, जो भी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है उससे रिलेटेड एजुकेशन से रिपोर्ट आपको आती है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। पॉवर्टी पर कोई रिपोर्ट आती है तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। पॉवर्टी पे जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। ओके। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में आपका ये सिलेबस है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का भी एक टॉपिक दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये जो है कोर एग्रीकल्चर चैप्टर है। अगर आप एआरडी में बात करो तो ये कोर एग्रीकल्चर चैप्टर है, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिक्स है तो एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके। तो वो वाला कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही है, इसमें दो चीजें हैं, एग्रीकल्चर का क्या परफॉर्मेंस है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह के बारे में, साथ ही साथ इशूज इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जो एनएफएसए एक्ट है 2013 वो इंपॉर्टेंट है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट वो है। उसके अलावा रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आरआरबीज वगैरह हो गए, या रूरल कोऑपरेटिव्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन इस बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन था, 15 मार्कर में, 10 मार्कर में क्वेश्चन पूछ दिया गया डिस्क्रिप्टिव में कि role of global organizations like IMF and World Bank in funding infrastructures in India। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था आपका डिस्क्रिप्टिव में, तो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, मैंने रिकमेंड भी किया था, तो वो चीज आपको यहाँ पूछा। फिर एजुकेशन एक टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कई बार आपसे यहाँ पर ऐसे वगैरह जो एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर पूछी जाती है। सोशल जस्टिस, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। ओके। तो रिपोर्ट्स में आपको क्या है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस हो गए, मॉनेटरी फिक्सल पॉलिसी के रेपो रेट्स, या सोशल इशू में जैसे कि पॉवर्टी, जेंडर वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब से जो रिपोर्ट्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेबर फोर्स वाले रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबर फोर्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स है। ओके। तो वो सब आपको करने होते हैं। नेक्स्ट सीट है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा। ओके। तो ये आपका प्लान है, स्टडी प्लान है 120 डेज का। मैंने जैसे बोला कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 फरवरी। ओके। मेरा कोर्स भी इसी डेट से स्टार्ट हो रहा है। बाद में भी लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसको रिमोडिफाई कर सकते हो। तो आप देखो कि हर चीज को इंक्लूड किया है। 2 घंटे आप एआरडी स्टैटिक और एआरडी स्कीम्स पढ़ दो। ओके। और जनरल अवेयरनेस, पीआईबी एंड न्यूज़पेपर आपको जो है पढ़ना है, क्यूआरई एंड कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें हैं। ये आपका एआरडी स्टैटिक है। बाद में हम लोग जो है इसी में ईएसआई भी इंक्लूड करेंगे आगे, जो इसी में ईएसआई भी मैंने डाला हुआ है इसी सेक्शन में। जब एआरडी स्टैटिक खत्म हो जाएगा तो ईएसआई कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स हो गया, क्यूआरई हो गया, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग है, तो आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर हो गए। ओके। तो वन बाय वन करके हर चीज इंक्लूड किया गया है। बिगिनिंग में आपको करंट अफेयर्स जो शुरू में नहीं पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेनर्स पढ़ने हैं, और समरी राइटिंग करनी है। जो भी आप पढ़ो एक्सप्लेनर्स एडिटोरियल्स, उसको अपनी भाषा में समरी लिखने की कोशिश करो। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। ओके। आपकी राइटिंग स्किल्स अगर वीक है, आपने पहले अगर आंसर राइटिंग या उस तरह से राइटिंग नहीं किया है, तो आपको स्टार्ट में दिक्कत होता है। तो यही बेसिक स्टेज है कि आप पहले कुछ पढ़ो, और उस पर जो उसको अपनी भाषा में या अपने जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है उसको लिखने का प्रैक्टिस करो। ओके। तो यही चीज आपको यहाँ पर करना है। सेकेंड चीज, वर्क ऑन योर टाइपिंग स्किल फॉर 20 मिनट। टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है।
कई सारे लोग बाद में ये डिफिकल्टी फेस करते हैं कि दे डू नॉट हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड। मैंने बोला कि 150 नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। आप अगर वर्ड लिमिट पूरे करने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं। ओके। और बिलीव मी, लोग एंड में जाकर लोगों से पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं। मोस्ट पीपल हैव दिस कंसर्न कि सर मैं बस 70% वर्ड लिमिट कर पा रहा हूँ, मैं 80% वर्ड लिमिट कर पा रहा हूँ। ओके। बट डोंट यू थिंक कि आईटी अगर कोई 100% कर रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कंपटीशन तो यही है ना, कि आप से अगर कोई और आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। राइट। तो इसीलिए यू नीड टू वर्क ऑन योर टाइपिंग स्किल स्किल ऑल्सो। क्या यू नीड टू वर्क ऑन टू गेट ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। तो टाइपिंग भी जरूरत है। बिना टाइपिंग के आपको यहाँ पर आपको सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। ओके। तो राइटिंग स्किल एंड टाइपिंग स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी जो बोलने आप जो बोलते हो, अगर क्लियरली नहीं बोल पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इफ यू हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर्स, किसी और के सामने में आप एक्सप्लेनेटरी, तो आपको उस पर भी वर्क करना चाहिए। मैंने बोला ना कि डे वन से आपको 1 2 3 तीनों के लिए तैयार करना पड़ेगा। फेज 1 के लिए भी, फेज 2 के लिए, फेज 3 के लिए भी। प्रोफाइल बिल्डिंग, साथ ही साथ तो इंटरव्यूज के लिए आपको तैयारी, मतलब उस तरह से बोलने का तैयारी करना पड़ेगा। तभी जाकर आपको जो है सिलेक्शन होता है। ओके। most people have this the lots of knowledge, lots of understanding, but they cannot express themselves in front of interview board। वो सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मार्क्स कम आती है, चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, और फिर उस कारण से आपका सिलेक्शन डूब जाता है आपका। तो उस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यही चीज है सारा का सारा। आप देख सकते हो पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ क्वांट में क्या करना है। तो आप कवर करते जाओ। टेस्ट वगैरह भी आप मेरे पोर्टल पर लगा सकते हो चैप्टर से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे मैंने फिर बाद में पीआईबी एक्सप्लेनर्स इंक्लूड किया। मार्च में आपका पीआईबी एक्सप्लेनर्स इंक्लूड किया है। पीआईबी एक्सप्लेनर्स पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सेलेक्टिवली पढ़ना होता है। सारे आर्टिकल्स पीआईबी एक्सप्लेनर्स के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ओके। अब देखो अप्रैल जैसे ये आया, तो 6 अप्रैल को मेरा मैगजीन आ जाता है, पीआईबी वाला। तो आप यहाँ से मार्च महीने वाला मैगजीन स्टार्ट करो। एक महीना पहले का आता है। यहाँ से आप मार्च से पीआईबी स्टार्ट करोगे। पीआईबी 360 मैगजीन कब से स्टार्ट करना है? मार्च से करना है। राइट। तो मार्च से आप ये चीज स्टार्ट करो, उसके बाद फिर वो चीज आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्वांट में आप सारी चीज करते जा रहे हैं, क्यूआरडी आपका साथ साथ चल रहा है। पहले मैंने जैसे एक ही टॉपिक दिया, धीरे धीरे मैं आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों का टॉपिक दे रहा हूँ, और ये चीज आपका इंक्लूड होते जा रहा है। राइट। तो उस तरह से आपके हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे आप देखोगे, देखो यहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। यहाँ रूरल डेवलपमेंट खत्म था आपका 6 अप्रैल को ही। 2 महीने में आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा लगते भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा आप टाइम लगा सकते हो, लेकिन 2 ढाई महीने से ज्यादा एग्रीकल्चर स्टैटिक को नहीं लगते हैं भाई। ओके, उतने ही लगते हैं। तो और उसके बाद फिर आप इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह से आप स्टार्ट करते हो। तो ये चीजें आपकी फिर स्टार्ट होती है। तो वहां पर आपको कुछ एडिशनल चैप्टर्स मैंने डाला है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, फिक्सल पॉलिसी एंड एफआरबीएम एक्ट और यूनियन बजट। ये चैप्टर मतलब ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट ये करना, ये जरूरत है, पूछते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट पूछते हैं क्वेश्चंस। ये चीज जरूर कर लेना, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग कर लेना। ओके। उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड्स तो है ही आपके सिलेबस में, ये सब सारा चीज आपको करना है। यहाँ पर देखो इस चीज को मैंने काफी अच्छे से डिवाइड कर रखा है, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके आपका चैप्टर है एक, वो चैप्टर में काफी कुछ आपको मेंशन नहीं है, बस टॉपिक दिया हुआ। अंदर में आपको काफी कुछ करना होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू लेबर कोड्स हो गए, गीग वाला जो है आपको आजकल काफी चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी फॉर गीग वर्कर्स। न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई पॉलिसी, सेज पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, लेबर पॉलिसी। यहाँ पर आपको लेबर एलपीएफआर वगैरह लिख देता हूँ, लेबर पॉलिसी। हालांकि इसमें तो न्यू लेबर कोड्स आ ही गया, उसके अलावा यहाँ पर एलपीएफआर लिखता हूँ। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा एल ये एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसको आप जरूर कवर करो, ये सब काफी पूछा जाता है। उसके अलावा आपको इन्फ्लेशन में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, और सीपीआई आईआर, और एग्रीकल्चर एआर, एग्रीकल्चर एडब्ल्यू, ये सारा का सर आपको कवर करना पड़ेगा। डाटा फैक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपको अंदर जाके समझना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा जाता है।
उसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड देयर कंट्रीब्यूशन। WTO में खास करके क्या पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर एंड फिशरी सब्सिडीज के बारे में पढ़ना होता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है उस पर। ओके। और कौन कौन से केसेस चल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, या इंडिया ने क्या क्या केसेस करके, जैसे कि अगर आप देखोगे अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा था टैरिफ पर, जो यूएस ने टैरिफ लगा दिया, तो वो टैरिफ पर जो है 15 मार्च का क्वेश्चन पूछा था, और मैंडेटरी वाला क्वेश्चन था इस बार के 2025 में। तो वो यहीं से लिया गया था, टैरिफ बैरियर वगैरह। WTO के अंदर ये ट्रेड बैरियर्स वगैरह के बारे में, ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो। ओके। आप यहीं पर जो है फॉरेन ट्रेड भी एक टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड कर लो, है ना। फॉरेन ट्रेड, WTO की एस्पेक्ट्स ऑफ WTO एंड फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड पर ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंडिया US ट्रेड डील वाला करंट अफेयर्स था। हालांकि इसका जो रिलीवेंस है वो सिलेबस से मेंशन है कि आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी पर जो प्रोटेक्शनिज्म, मर्केंटाइलिज्म, ये सब पर क्वेश्चंस आपको जनरली यहाँ पर बनते हैं। तो आप WTO के अंदर जाओगे तो यही प्रोटेक्शनिज्म, मर्केंटाइलिज्म, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछते हो। कैसे WTO की स्थापना हुई, व्हाट वर द कंडीशंस बिफोर, जिसके बाद जो है WTO का बेसिकली फाउंडेशन हुआ, WTO को स्टेब्लिश किया गया। इससे पहले GATT था। ओके। तो GATT कैसे हुआ, WTO के राउंड चलते हैं अभी, दोहा राउंड, ये सब काफी राउंड चलते रहते हैं, हर 2 साल पे इसका सबमिट होता है। तो वो नेगोशिएशंस काफी लेंदी होता है, तो वो सारी चीजें आपको WTO के बारे में समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। उसके अलावा देर आर रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जैसे ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है। FTA, भारत काफी ज्यादा FTA साइन कर रहा है अभी। इंडिया EU वाला ये FTA था, मदर ऑफ ऑल डील्स, वो सब सारा चीज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान काफी इंपॉर्टेंट है, G20, G7, ये सब जो रीजनल कॉर्पोरेशन होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक, सार्क वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ओके। और फिर इकोनॉमिक सर्वे आपको सेलेक्टिवली करना पड़ेगा। नबार्ड सेंट्रिक 3-4 चैप्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर और मॉनेटरी पॉलिसी वाले, तो वो आपको करने पड़ेंगे। सेंसस, इंडियन फॉरेस्ट, ये सब आपको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके। देन कम्स द, और यहाँ पर आपका 117 दिन में देखो, आप सिलेबस खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है आप रिवीजन करो, करंट अफेयर्स पर फोकस करो, आंसर राइटिंग पर फोकस करो, एंड दीज आर द थिंग। फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इसके बाद यही सारी चीजें आपकी बनती है। आंसर राइटिंग आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, तो मेरा खास करके अगर आप मेरे अंडर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई हैव प्रोवाइडेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ये हर चैप्टर के लिए मैंने क्वेश्चंस दे रखा है कि इस चैप्टर में ये पॉसिबल क्वेश्चंस बनता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो अगर आप वो चैप्टर कवर करो, तो कोशिश करो कि उस पर जो है आप आंसर खुद से लिख पाओ, या उसके अलावा उन क्वेश्चंस के लिए आप जो है फर्दर मटेरियल रेडी करके रखो। पूरा 2-4 पेज नहीं, एक ही पेज में आप टेबल के फॉर्म में, मेमोरी मैप के फॉर्म में आप लिख कर रखो, की पॉइंट्स वगैरह बस लिख कर रखो कि हाँ भाई, अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चैप्टर 1 में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ड्राईलैंड फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, ओके, उसका टिलेज है, जीरो टिलेज है। तो दीज आर द की टॉपिक जहां से के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस पर आपको जो क्या करना होता है, जैसे कि मान लो क्या गया, यहाँ पर समझाता हूँ। आपको करना क्या होता है कि अगर मान लो कोई टॉपिक है, एक व्हाइट पेज लिया, ओके, तो यहाँ पर जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टॉपिक, इस पर भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पूछा है। अरे कॉमन टॉपिक पूछते हैं यार, ज्यादा वो डीप नहीं आते। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ओके। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है ऊपर बॉक्स बनाया, उसमें पॉइंट्स लिखे। ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है इसके होता क्या है, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट वाला पोर्शन लिखो, डिफिनेशंस वगैरह लिखो, ये लिखो टॉपिक क्या है। यहाँ पर इसके एडवांटेज लिखो, पॉइंट्स में लिखने हैं, बस 1-2 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं। पूरा कहानी नहीं लिखने, वो कहानी आपने बुक में पढ़ रखा है, नोट्स में कंपेडियम में पढ़ रखा है। यहाँ बस पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट में पॉइंट्स लिखने हैं। इधर जो है चैलेंजेस लिखो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, यहाँ एक बॉक्स बना के पॉइंट्स में। और यहाँ पर वंस अगेन इनिशिएटिव्स लिखोगे, गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स रन कर रहा है उस चीज को, इन चैलेंजेस के लिए, या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। या तो गवर्नमेंट वहां पर है, या आप खुद वे फॉरवर्ड सजेशंस लिखो कि क्या क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे इस चैलेंजेस को जो है खत्म किया सकता है, चैलेंजेस को कैसे कम किया सकता है। तो वे फॉरवर्ड लिखो, या
गवर्नमेंट के स्कीम्स लिखो, उसके लिस्ट बनाओ। तो ये चीज आपको करना होता है टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक्स की टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर में, उसका नोट्स अभी से ही आपको रेडी करना पड़ेगा। और ये हाफ पेज में हो जाता है, एक 1/4 शीट में या एक पेज में आपका जो है, अगर आप पेन एंड पेपर से बना रहे हो तो एक पेज में आपका हो जाएगा। ओके। अगर आप ऑनलाइन बना रहे हो तो हाफ पेज में ही हो जाएगा आपका, ये टेबल वगैरह बॉक्स वगैरह बना के करो। ये चीज आप कर सकते हो। राइट। तो यही जरूरत होता है, अगर आप ये चीज करके रखोगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी, बार बार इसको पढ़ पाओगे, आंसर राइटिंग इजी लगेगा। जब पॉइंट्स होंगे आपके पास, कंटेंट होगा, तभी ना आंसर राइटिंग कर पाओगे। राइट। तो दिस इज नीडेड। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, चीजें आपके समझ में आई होगी। दिस वाज द होल 120 डेज प्लान जो आपको फॉलो करने हैं। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।